नमस्कार दोस्तों, मैं भी सुजीत। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग क्लासेस में। दोस्तों, मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी का मॉडल सेट 2 लाया हूं, जो कि यह मॉडल अगला साल के का है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप लोग इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम सवाल की तरफ आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल क्या है आप सभी के सामने, पहले इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? स्वावलंबन का अर्थ होता है, जी हाँ, स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना अवलंबन, अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना। मतलब हमें यदि अपना ज़िंदगी जीना हो तो अपना सारा खुद का बना लेना होगा। हमें किसी का भरोसा में ज़िंदगी नहीं जीना है, ठीक है। तो चलिए फिर क्या लिखा हुआ है? किसी दूसरे का बोझ ना बनकर या निर्भर, अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर या आश्रित रहना। संसार में प्रलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। जो भी व्यक्ति दूसरों पर आश्रित है कि वो हमें खाना खाने देगा, हम मेहनत नहीं करेंगे, वो हमें खाना देगा तब हम खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन इस तरह जो करना एक पाप है, एक पाप के सिवा कुछ नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग मेहनत कीजिएगा, तभी ज़िंदगी में कुछ मिलेगा। हमें दूसरों का भरोसा में ज़िंदगी नहीं जीना होगा, ठीक है। चलिए हम पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर क्या है आप देख सकते हो, फिर है हीन है एक, यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बना कर रख देता है। यह कर्म मनुष्य के हीन और बौना बना देता है, उसे उसका सोच को खराब कर देता है। वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। जो दूसरों को भरोसा में जिंदगी को जिएगा वाला हुआ करता है। पराश्रित या प्रलंबी को हमेशा आधार देने वाले को अधीन बनकर रहना पड़ता है। वो जो बोलेगा वही सुनना पड़ेगा। जो व्यक्ति दूसरों के अधीन पर काम करता है, तो व्यक्ति जो बोलेगा उसे वही काम करना पड़ेगा। उसे एक कठपुतली की तरह नचाया जाएगा, ओके। उनके इशारे पर नाचने की बाध्यता और विवशता रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वही जान पाता है कि दुख और पीड़ा क्या होता है। और मान सम्मान किसे कहते हैं? व्यक्तिहीन जीवन वास्तव में निरूह पशु और कीड़े मकोड़े के से अधिक महत्व नहीं रखा करता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, सवाल की तरफ आते हैं। तो पहला सवाल आप सभी के सामने, स्वावलंबन का अर्थ होता है, जी मेरे प्यारे दोस्त, स्वावलंबन का अर्थ होता है जो अपना सारा खुद पर बनाता है, अपना सारा स्वयं बनाना। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। परावलंबी, परावलंबी होता है जो दूसरों पर अपना जीवन गुजारता है, कि दूसरे के भरोसा में जीवन गुजरेगा, ठीक है। तो दूसरों पर आश्रित रहता, तो दूसरों पर आश्रित रहता, तो यही उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ आते हैं। प्रलंबी किसका अधीन बनकर रहते हैं? प्रलंबी आश्रय देने वालों का। किसका? आश्रय देने वाले का। अगला है दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझते हैं? जी मेरे दोस्त, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझते हैं? तो कौन समझेगा? जो खुद मेहनत करेगा, जो खुद अपना कर्म करेगा, वही समझ पाएगा कि दुख दर्द क्या होता है, कि एक हमें रुपया कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो एक आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपना आप को समझ पाएगा कि दुख और पीड़ा क्या होता है, मान सम्मान का महत्व क्या होना चाहिए इस जिंदगी पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन किन के समान होता है? जी मेरे दोस्त, व्यक्तित्वहीन होता है कीड़े मकोड़े के समान, पशु और कीड़े मकोड़े के समान। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल, सवाल को बनाने से पहले आप इससे पैसेज को पढ़ लीजिएगा, ओके। निर्देश तक के लिए 10 से 6 तक या 6 से 10 होगा। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या सही का उत्तर का चयन करें। पहले से पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, देख लीजिए। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, चाहे कितना भी दुख तकलीफ, कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए,
हम सभी को घबराना नहीं चाहिए, हमें अपना लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। काम कितना ही कठिन हो, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। काम कितना भी कठिन क्यों ना हो हम बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। है और अपना आप को मैंने महान समझता तो वीर कहलाएगा नहीं। हो गई एकांत से में उनके बुरे दिन भी, भले सब जगह सब काल में, भले सब जगह सब काल में ही फूले फले, चिलाती धूप को जो चांदनी देवी बना। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जी मेरे दोस्त, काम पड़ने पर जो शेर का भी हमें सामना करना पड़ेगा। बड़ा से बड़ा आपके सामने कठिन काम आएगा तो आपको उसका भी सामना करना पड़ेगा। तो आपको उससे जी नहीं मोड़ना है, उससे डर कर भागना नहीं है, उसका सामना करना है। क्या करना है? उसका सामना करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारा दोस्त, जो कि हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। हमें जैसे हमारा देश को आज़ाद किया तो भगत सिंह ने हंस कर फांसी के फंदे में लटक गया, उसे कोई दुख नहीं हुआ और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। तो बहुत जोश से आवाज़ किया उन्होंने। तो हंसते हंसते हमारे देश के शेर भगत सिंह ने फांसी के तख्ते पर लटक गई। तो क्या बोला? हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कुछ कठिन नहीं है, जिनके है जी में ठाना है। जी मेरे दोस्त, जो मान लेते हो आप तो हार होगा, यदि उस काम को ठान लेते हो तो आपका जीत पक्का है। तो इसलिए आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ठानना पड़ेगा कि हमें इसे करना ही है। तो चलिए हम सवाल की तरफ आते हैं। पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? जी मेरे प्यारे दोस्त, भाई एवं बहनों, पद्यांश में जो बाधाओं से घबराते नहीं, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। जितना भी दुख दर्द क्यों ना हो जाए, हमें अपना संकट से नहीं मुड़ना चाहिए। आंधी तूफान कितना भी क्यों ना आ जाए, हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उसका सदा प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दुख आने पर कौन घबराते हैं? तो कौन घबराएगा? जाहिर सा बात है, तो जो मेहनती नहीं होते हैं, जिसको मेहनत करने में डर लगता है, तो वो जो है दुख आने पर घबरा जाते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से है। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? जी मेरे दोस्त, समय आने पर जो परिश्रम लोग होते हैं, जो मेहनत करता है, वो शेर का भी सामना करता है। मतलब जो स्टूडेंट अच्छा से अगर पढ़ता है, परिश्रम करता है, तो वह बड़े बड़े हिसाब को भी बना लेता है, तो अच्छा से अच्छा नंबर ला लेता है। तो उसे हिसाब को, उस कठिन हिसाब को भी आसानी से बना लेता है। समझ लीजिए वही उसके लिए एक शेर है, और शेर का भी उन्होंने सामना कर लिया। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आप सभी के सामने। लोहे के चने को चबाना जी, लोहे के चने को चबाना का मुहावरा का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना। ओके। वीर शब्द का विलोम, जी मेरे दोस्त, वीर का उल्टा, वीर का विलोम क्या होगा? वीर का विलोम होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ, साहसी तो वीर हो गया, मतलब कायर, हिम्मती, बहादुर। तो क्या होगा इसका उत्तर? कायर। इसका विलोम हो जाएगा कायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला सवाल दोस्तों, यह व्याकरण है, तो व्याकरण को आप सभी को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इससे सवाल प्रत्येक साल आता है, 10 से 15 नंबर का अवश्य पूछता है। तो जी मेरे दोस्त, आप सभी से विनती है कि आप लोग इस व्याकरण को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, समझ कर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम देखते हैं सवाल की तरफ। क्या है मेरे दोस्त? इनमें से किस वाक्य में सक्रमक क्रिया होता है? सक्रमक क्रिया नहीं है। पहले कौन है, पहले हमें उसको खोजना है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। तो जी मेरे दोस्त, इसका उत्तर हो जाएगा सोहन देर तक सोता है। सोहन देर तक सोता है। चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने। अब देख सकते हैं, इस वाक्य में आक्रामक क्रिया प्रयुक्त है। आक्रामक क्रिया किसको बोलेंगे? जिसमें कर्म ना हो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे हो जाएगा इसका उत्तर बच्चा सो रही है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, इसमें देखिए बच्चे केले खा रहे, इसमें कर्म है क्या खा रही है, जिसका उत्तर मिल जाएगा उसे हम सक्रामक क्रिया बोलेंगे। आप इससे सवाल कीजिए, बच्चे क्या खा रहे हैं? केले खा रहे हैं। तो इसका उत्तर मिला, तो जिसका उत्तर मिल जाएगा उसको हम सक्रामक बोलेंगे। जिसका उत्तर ना मिले प्रश्न करने पर उसको आक्रामक बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है? उत्तर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे यह आक्रामक क्रिया है। तो यह क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ इस प्रकार से है, इनमें से किस वाक्य में सक्रामक क्रिया नहीं है? सक्रामक क्रिया नहीं मतलब अकर्मक क्रिया के बारे में पूछा है, तो इसलिए इसका उत्तर ए नंबर का सही हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा आम का निकार्थी शब्द नहीं है? पहले कौन कौन है? आम मामूली को आम बोलते हैं, आम आदमी नहीं बोलते हम लोग। आम का फल एक प्रकार का हो गया। साधारण, ये भी एक आम आदमी हो गया मतलब। और क्या है? इमली। मेरे प्यारे दोस्त, इमली जो है इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इमली आम का निकार्थी शब्द नहीं है। ओके, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने यथाशीघ्र यथाशक्ति कौन सा समास है? जिस समास में शुरू में यदि उपसर्ग लगा रहता है उसको हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथा, प्रति, प्र, आ, तो इस तरह का शब्द रही तो उसको हम बोलेंगे अव्ययभाव समास। जैसे यहाँ पर देखिए यथा, यथा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उपसर्ग किसको बोलेंगे? जिसका शुरू में लगकर उसका शब्द को बदल देता है उसको हम बोलेंगे अव्ययभाव समास। तो इसका उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जी मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो उसको हम बोलेंगे तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। अगला सवाल आप सभी को देख सकते हो, प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? प्रधानाध्यापक क्या है? प्रधान है। तो प्रधान है जो अध्यापक तो होगा कर्मधारय, जो किसी विशेषता को बताता है उसको बोलेंगे कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। जब बारिश होगी, यदि तब रहे जब रहे तो ये सब होगा मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। जो अव्ययी दो पदों से या उपयुक्त दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है उसे हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक अव्ययी। कौन सा अव्ययी? समुच्चय बोधक अव्ययी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता की कार्य क्या होती है? कृतवाच्य में कर्ता की क्या होती है? प्रधानता होती है। क्या होती है? प्रधानता होती है। अगला सवाल दोस्तों, लड़कियों सो रही है, यह वाच्य कौन सा भेद है? ये साधारण वाक्य है, मतलब यह कृतवाच्य है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ओके, चलिए अगला है आप सभी के सामने खंड पाठ या पुस्तक गो निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 14 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 14 से 22 होगा, यहाँ 22 से 14 लिख दिया है जिन्होंने मॉडल बनाया है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त पहले इसे पढ़ लेते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों का स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के धड़कन का। ओके, तो चलिए प्रस्तुत पद्यांश पंक्तियों किस कविता से ली गई? तो यह लिया गया है फसल से। किससे? फसल से। अगला सवाल आप देख सकते हो, फसल किसका जादू है मेरे प्यारे दोस्त? फसल किसका जादू है? नदियों के पानी का। किसका? नदियों के पानी का। ओके, अगला सवाल, फसल किसका रूपांतर है? जी मेरे दोस्त, फसल रूपांतर है
सूरज की किरणों का। किसका? सूरज की किरणों का। आप पहले इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, सारा पैसेज, जितना भी पैसेज दिया हुआ है उसी पैसेज में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल स्क्रीन पर देख सकते हो आप। फसल किसका गुणधर्म है? जी मेरे दोस्त, फसल गुणधर्म है मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई? तो यह लिया गया है उत्साह से। किससे? उत्साह से लिया गया है। उत्साह कविता में आए निदाद शब्द का क्या अर्थ होता है? अत्यधिक गर्मी। क्या होता है? अत्यधिक गर्मी। अगला सवाल देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? तो किसको किया? उद्धव को। किसको किया? उद्धव को। कि बोला, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तका तय नाहि मन अनुरागी, पुरेनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। बोला, उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम मुझसे अलग हो, उसके प्रेम से अलग हो। हम ही लोग बेकार है कि उसके प्रेम में पड़ गए और हम सब गोपियाँ उन चींटी के जैसा हो गया। जिस प्रकार एक चींटी गुड़ खाने जाता है तो वह लालच में उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक उसी तरह से हम लोग का दशा उस चींटी के समान हो गया है। लेकिन उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यवान हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त उद्धव को। किसको? उद्धव को। तो देख सकते हो आप सब, गोपियाँ की दशा किस पक्षी के समान हो गई? तो गोपियाँ की दशा हाड़ियल के पक्षी के समान हो गई। तो हाड़ियल पक्षी किसको बोलेंगे? जो अपने पंजों पर लकड़ी को दबा कर रखता है, वो छोड़ेगा नहीं, हमेशा वो लकड़ी को लेकर रहता है अपने पंजों में। तो उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण का ध्यान जागते सोते उठते बैठते, यहाँ तक कि सपनों में भी कहना कहना कहकर उसे पुकारती थी। तो उस पक्षी के समान हो गया सभी गोपियों का। किस पक्षी के समान? हारिल पक्षी के समान हो गई उसका दशा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ आते हैं। पान वाला के खुद के मुंह, जी पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा था। क्या ठूसा था? पान ठूसा था। एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कैसा आदमी था? एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी तीन थिरकी पीछे घूमकर उसे दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बितीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब सब कुछ नहीं समझ पाए। चश्मा चेंज कर देता है। क्या कर देता है? चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता? हवलदार साहब अभी नहीं समझ पाए, कोई ग्राहक आ गया, समझो उसको चौड़ी चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसकी मूर्ति बाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसमें कुछ गलत भी लिखा हुआ है, जिसे पढ़ने में दिक्कत होता है यहाँ दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं पहला सवाल, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? जी मेरे दोस्त, प्रस्तुत अंश जो लिया गया है नेताजी का चश्मा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नेताजी का चश्मा। और इसको कौन लिखता है? स्वयं प्रकाश। प्यारे दोस्त आप देख सकते हो अगला सवाल, पान वाले ने मुंह में क्या ठूसा है? तो क्या ठूसा होगा? पान ठूसा है। क्या ठूसा है? पान वाला कैसा आदमी था? जी मेरे दोस्त, पान वाला काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हम इसे पढ़ चुके हैं ऊपर में। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? जी कैप्टन बदलता। कौन बदलता था? कैप्टन। ओके, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? किसको साहब कहते थे? कबीरदास को। किसको? कबीरदास को। तो बाल गोविंद भगत के खेत में जो भी फसल होता था तो पहले कबीरदास के घर में अपना माथे पर ले जाकर उसे दे देता था, उसके बाद अपना घर में रखता था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। पोताहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? उसने कहा कि पोताहू तुम दूसरी शादी कर लो।
अब तो आत्मा तो परमात्मा का पास मिल गया है, अब तो और ये लौट कर आएगा नहीं, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्यारी बेटी अब तुम एक अलग शादी कर लो। बोला नहीं पिताजी मैं शादी नहीं करूँगा। पोताहू को दूसरी शादी करने का आदेश दिया था। क्या दिया था? दूसरी शादी करने का आदेश दिया था। ओके, पोताहू को दूसरी शादी दूसरी शादी करने का आदेश दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पोताहू की दूसरी शादी करने का आदेश। ओके, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। बाल गोविंद भगत जी, बाल गोविंद भगत के गाँवों के लोगों का मुख्य पेशा, मुख्य धंधा क्या था? क्या था? खेती बाड़ी। वो लोग खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे। अगला सवाल आप सभी के सामने, बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? जी मेरे दोस्त, तो बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आप कमेंट में ज़रूर बताना कितना बेटा था। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल की तरफ चलते हैं। तो प्यारा दोस्त, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही का उत्तर का चयन करें। वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग, क्या बोले? दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती है, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़िया को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते थे, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में धा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नम धड़क बाहरी गली में निकल जाते थे। तो प्यारे दोस्तों, पहले आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम सवाल की तरफ आते हैं। माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? क्या सान कर खिलाती थी? दही भात। क्या? दही भात। देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दही भात। क्या है? दही भात। ओके, चलिए अगला सवाल, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक को क्या कहते थे? क्या कहते थे? क्या कहते थे? अब तुम राजा हो जाओ, अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। ओके जी मेरे दोस्त, अगला सवाल है, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? कौन सा? काठ का घोड़ा। कौन सा घोड़ा? काठ का घोड़ा। इस गद्यांश में कौन सा पक्षियों के नाम आए हैं? तो कौन सा पक्षियों के नाम आए हैं? तोता मैना कबूतर हंस मोर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद।